myself Sardar Singh, Associate Professor Geography, BA Part First, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका चैप्टर रहेगा कंसेप्ट ऑफ व्यू ऑफ एरी एंड पार्ट। तो आज हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो संतुलन पर एरी की विचारधारा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हमारे को भू संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। भू संतुलन का मतलब है पृथ्वी तल पर संतुलन, आइसोस्टेसी। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आइसोस्टेसी संतुलन शब्द की उत्पत्ति या आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति आइसोस्टेटियस नामक शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य समस्थिति से है, अर्थात पृथ्वी तल पर ऊपर उठे हुए भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ एवं नीचे हुए धसे हुए भाग जैसे सागर तल और उससे भी गहरी जो तली होती है वो इत्यादि के बीच पृथ्वी तल पर जो संतुलन बना रहता है उसको समस्थिति कहते हैं या आइसोस्टेसी कहते हैं। विद्यार्थियों, समस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन मोदे ने 1889 में किया, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी तल पर घनत्व एक समान नहीं पाया जाता है, पर समतल तल या समतोल तल पर सभी में संतुलन बना रहता है। इसी को आइसोस्टेसी या समस्थिति कहा जाता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, भू संतुलन, आइसोस्टेसी, समस्थिति, समतोल तल, साम्यावस्था, ये सब एक ही शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ है पृथ्वी तल पर संतुलन या पृथ्वी तल पर साम्यावस्था का बना रहना है। यानी पृथ्वी तल पर जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो सभी जगह एक समान नहीं है। कई ऊंचे पर्वत पठार होते हैं और कई सागर तल इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से इनमें एक विभिन्नता दोनों के अंदर देखने को मिलती है। पर्वत पठार मैदान जो होते हैं उनका घनत्व जो सागर तली है उनसे कम होता है, अर्थात ऊपर का जो तल है, पृथ्वी का क्रस्ट है, वो सियाल नामक पर्वत से बना हुआ है, और जबकि सागर तली और उसके जो आंतरिक भाग है वो सीमा नामक परत पर बने हुए हैं। तो सियाल नामक जो परत है वो सीमा नामक परत पर तैर रही है, अर्थात एक तल होता है पृथ्वी के अंदर जहाँ जाकर के सभी का जो भार है वो इक्वल हो जाता है। तो इसी को समतोल तल कहा जाता है, और वही इसी कारण से पृथ्वी के ऊपर से एक संतुलन बना रहता है। एक परिभाषा के रूप में देखा जाए तो घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर स्थित क्षेत्रों और नीचे धसे हुए क्षेत्रों के बीच यांत्रिक स्थिरता की स्थिति को ही समस्थिति कहा जाता है या आइसोस्टेसी कहा जाता है। इस संबंध में एरी मोदे ने हिमालय का उदाहरण हमारे सामने पेश किया, और उन्होंने जाकर के गंगा सतलुज के मैदान में जाकर के अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये पाया कि प्लवन सिद्धांत के आधार पर यदि कोई पदार्थ जल पर तैरता है तो उसका 9 गुना भाग जल के अंदर तैरता रहता है और एक भाग ऊपर दिखाई देता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सियाल नामक परत सीमा नामक परत पर तैर रही है, अर्थात सियाल का 9 गुना भाग सीमा नामक परत में डूबा हुआ है, और इसी कारण पृथ्वी पर तेराम के नियम के अनुसार संतुलन बना रहता है। इस हेतु उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हिमालय पर्वत जो वर्तमान समय में अपनी साम्यावस्था में खड़ा है, स्थिर खड़ा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न उन्होंने ये बताया कि हिमालय पर्वत जो कि अंदर से बहुत खोखला है, सियाल नामक परत से बना हुआ है, और उनके नीचे स्थित अधे स्तर में सीमा नामक परत के ऊपर तैर रहा है। तैराव के नियम के अनुसार
और रूट थ्योरी के अनुसार यदि देखा जाए तो हिमालय का 9 गुना भाग पृथ्वी के अंदर दसा हुआ है, जिसको रूट थ्योरी कहा गया है, और केवल 1 गुना भाग ही बाहर दिखाई देता है। इसी कारण से आज हिमालय अपनी स्थिर अवस्था में है। सेम एग्जाम्पल पृथ्वी के लिए भी लागू होता है कि पृथ्वी के ऊपर स्थित जो सियाल परत है और जो कि हल्के पदार्थों से बनी हुई होती है, जिसका घनत्व बहुत कम होता है, जो कि अधे स्तर में 9 गुना डूबी हुई है, और वहाँ पर एक ऐसा तल पाया जाता है जहाँ जाकर के इसका जो भार सभी का इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है, और इसको पृथ्वी तल की साम्यावस्था कहा जाता है। उसको समतोल तल भी कहा जाता है, उसको क्षतिपूर्ति तल भी कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग, उनके अंदर एक संतुलन बना रहता है। इसी को आइसोस्टेसी या भू संतुलन कहा जाता है। इस हेतु एरीमोदे ने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि उन्होंने ये बताया कि हिमालय पर्वत हल्के पदार्थों से बना हुआ है, परंतु नीचे स्थित जो सीमा नामक परत में 9 गुना डूबा है, अर्थात उसकी जड़ काफ़ी गहराई तक ग्लासी मैग्मा में प्रवेश किए हुए हैं, जिसके कारण हिमालय आज संतुलन की अवस्था में है। इस हेतु उन्होंने कुछ कास्ट के टुकड़े लिए, लकड़ी के टुकड़े लिए, और अपना एक एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत किया कि समान आकार के, समान घनत्व के विभिन्न आकार के कास्ट के टुकड़े लिए, लकड़ी के टुकड़े लिए, और उनको एक जल भरे पोट के अंदर डुबो दिया। तो उन्होंने ये पाया कि कास्ट के जो टुकड़े हैं उसका 1 भाग बाहर रहा और 9 गुना भाग पानी के अंदर डूब गया। तो ये कि यही विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार देखा जाए, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि समान घनत्व के विभिन्न आकार के कास्ट के टुकड़े लेकर जल में डुबो दिए, पाया कि अधिक गहराई वाला कास्ट का टुकड़ा अधिक गहराई तक डूब गया और कम ऊंचाई वाला कम गहराई तक डूबा हुआ है। सेम प्रक्रिया पृथ्वी तल पर भी लागू होती है कि पृथ्वी तल का जो भाग जितना ऊंचा होगा, सब स्ट्रेटम में अधे स्तर में उतना ही डूबा रहेगा, और जो भाग जितना कम ऊंचा रहेगा वो उतना ही कम डूबा रहेगा। जैसे कि उन्होंने एक बर्फ़ का भी उदाहरण दिया कि बर्फ़ का एक बड़ा शिलाखंड जो जल के अंदर तैरता रहता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि उसका 1 भाग पानी के बाहर दिखाई देता है और 9 गुना भाग जल के अंदर दिखाई देता है, जल के अंदर डूबा हुआ रहता है, और इसी कारण से वो पानी के अंदर डूब नहीं पाता है। अर्थात एक तल के बाद में वहाँ एक संतुलन बना रहता है और बर्फ़ का जो बड़ा शिलाखंड है ऊपर तैरता रहता है। कहने का मतलब यह है, पृथ्वी पर विद्यमान महाद्वीपों के ऊंचे नीचे भाग जो समान घनत्व के होते हैं, परंतु उनकी गहराई में अंतर होता है। अर्थात जो भाग अधिक ऊपर है अधिक गहराई में डूबा रहता है, जिसके कारण पृथ्वी पर एक संतुलन बना रहता है। फिर विद्यार्थियों, इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। पहली आलोचना की गई है उन्होंने, जड़ सिद्धांत काल्पनिक है। जिस तरह से एरीमोदे ने जो रूट थ्योरी बताई है, जैसे कि हिमालय पर्वत 1 गुना बाहर और 9 गुना अंदर डूबा हुआ है, तो जो रूट थ्योरी जो बताई उन्होंने वो काल्पनिक है, जो वर्तमान समय में इस तरह से पॉसिबल नहीं है, अतः इस सिद्धांत को नकार दिया गया है। दूसरा है, वैज्ञानिक आधार पर तर्क संबंध नहीं है। वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग है उसके अंदर ये सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में वैज्ञानिक आधार को तर्क माना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये वैज्ञानिकता पर यह सिद्धांत खरा नहीं उतरता है। तीसरा, तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि। ऐसा माना जाता है प्राय कि धरातल के अंदर जैसे जैसे कोई पदार्थ अंदर गहराई तक जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अधिक टेम्परेचर के कारण उस पदार्थ को या तो वो पदार्थ पिघल जाता है या अत्यधिक तापमान पर ठहर नहीं पाता है। तो जो ये रूट थ्योरी जड़ सिद्धांत जो एरीमोदे ने दिया वो काल्पनिक है। अर्थात हिमालय पर्वत जो कि अधिक गहराई के अंदर
9 गुना गहराई के अंदर डूबा हुआ है, तो वहाँ जाकर के अत्यधिक तापमान के कारण पिघल जाना चाहिए। तो इस तरह से एक साम्य अवस्था की जो कल्पना करना वो काल्पनिक है। साधारणीकरण, इस सिद्धांत को इतना सिंपल बना दिया गया है कि वर्तमान समय में ये बिल्कुल तर्कसम्मत नहीं है, खरा नहीं उतरता है। घनत्व में भिन्नता प्राय देखा गया है कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है सियाल है, उसका घनत्व कम है। सीमा है जो दूसरी नंबर की परत है, उसका घनत्व अधिक है सियाल से, और जो नीफे है उसका घनत्व और अधिक है। तो जो घनत्व में है भिन्नता पाई जाती है, उसके आधार पर हम पृथ्वी के अंदर साम्य अवस्था की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो एरिन है अपने संतुलन का सिद्धांत दिया, समस्थिति का सिद्धांत दिया। थैंक यू।